बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। एक्चुअली देखो, ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, यहाँ पे हम लोग ने जो दो सोर्सेज ले रखे थे, वो दो सोर्सेज का एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम था। पर अगर मान लो फ्रीक्वेंसी हम सेम रखें और एम्पलीट्यूड सेम ना रखें, तब क्या सिचुएशन होगा। मान लो ये आपका एक सोर्स S1 है और ये दूसरा सोर्स S2 है, और इन दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, और ये आपका स्क्रीन है d डिस्टेंस पे, और यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट और डार्क बैंड्स आपका फॉर्म होगा, राइट। तो यहाँ से अगर मान लो इस पॉइंट की अगर हम बात करें, यहाँ से एक रे जा रहा है और एक रे यहाँ से जा रहा है। अब इस लाइट की इंटेंसिटी मान लेते हैं I1 है और इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इस लाइट की इंटेंसिटी I2 है और इसका एम्पलीट्यूड A2 है। नाउ सी, यहाँ पे एक्चुअली आपके जो बुक में इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन किया है, वो एक्चुअली एम्पलीट्यूड के टर्म्स में किया है। और एम्पलीट्यूड मतलब कैसा है कि उन्होंने लिखा है कि इक्वेशन जो आपका मिलेगा, लाइट का जो इक्वेशन होता है वो होता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस kx। क्योंकि एक वेव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन आएगा वेव के फॉर्म में आएगा, और ये आपका जो ई नॉट है विच इज़ नथिंग बट एम्पलीट्यूड, ये आपका एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड है तो इसका मतलब क्या, इंटेंसिटी जो होगा, इंटेंसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो इन्होंने ई नॉट का स्क्वायर लिख दिया, मतलब ई नॉट का मैग्नीट्यूड लिया और इसका स्क्वायर लिख दिया, और इस तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, तो तुम्हारा ई नॉट दिख रहा है ना, उसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसको एम्पलीट्यूड बोल रहा हूँ। बात एक ही है, बस आप रिप्रेजेंटेशन किसी और तरीके से कर रहे हो, किसी और लेटर से कर रहे हो। जब मैं ए लिख रहा हूँ तो इसका मतलब समझ जाना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ई नॉट की बात कर रहे हैं विच इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड मतलब आपके लाइट वेव का एम्पलीट्यूड, क्योंकि लाइट वेव में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अगर मैं कहीं पे ई नॉट 1 लिखता हूँ, जो आपके बुक में लिखा हुआ है E1 नॉट लिखा है कि E0 1 लिखा है, देख लेना। तो इसका मतलब मैं A1 लिख रहा हूँ, मतलब पहले लाइट का एम्पलीट्यूड हो जाएगा, और E0 2 का मतलब दूसरे लाइट का एम्पलीट्यूड A2। अब ये लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और हम फेमिलियर भी नहीं है, फेमिलियर A1 A2 से है, इसलिए मैं A1 A2 ही यूज़ कर रहा हूँ और आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम लोग दोनों का इंटरफेरेंस देख रहे हैं, मान लो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। तो आप लोगों को पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है ब्राइट फ्रिंज बनेगा, और ब्राइट फ्रिंज के केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होगा तो हम कई बार देख चुके हैं कि आपका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, A1 प्लस A2 ऐड हो जाता है, दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगा वो क्या होगा बताओ, A1 रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 या AR का स्क्वायर, and that resultant intensity will be proportional to A1 plus A2 का स्क्वायर। ये होगा आपका ब्राइट फ्रिंज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में ऐसा हो जाएगा। और अगर सपोज करो इफ बोथ इंटेंसिटीज आर इक्वल, बोथ इंटेंसिटीज, हालांकि बोथ इंटेंसिटीज आर नॉट इक्वल, पर अगर मान लेते हैं बोथ इंटेंसिटीज आर या बोथ एम्पलीट्यूड आर इक्वल, अगर दोनों एम्पलीट्यूड अगर इक्वल हो जाए तब क्या होगा, ये बात की बात है, बाद में देखेंगे हम लोग, पहले फिलहाल तो इतना लिख देते हैं। अब इस IR को देखो मैं क्या लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, दिस IR इज नथिंग बट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड Imax, Imax प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मैक्सिमम आपकी इंटेंसिटी आ जाएगी। ये हम लोगों ने वेव इक्वेशन और वेव में भी किया हुआ था, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो आपको ये इक्वेशन, मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो उसका ये इक्वेशन मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर सपोज करो हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको क्या ध्यान में रखना है, मतलब वहाँ पे डार्क फ्रिंजेस हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्टली डार्क फ्रिंज नहीं बनेगा, उसका रीज़न ये है कि दोनों एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं है, तो आपका इंटेंसिटी कम हो जाएगा डार्क वाले पॉइंट पे, लेकिन पूरी तरह से डार्क नहीं हो पाएगा। तो डार्क फ्रिंजेस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में आपका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो A1 माइनस A2 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, सो दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी देखो, ये क्योंकि आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था, यहाँ पे आपका मिनिमम एम्पलीट्यूड या मिनिमम इंटेंसिटी आ रहा है, तो इसको मैं I मिनिमम लिखूंगा, I मिनिमम विल बी प्रोपोर्शनल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, तो ये मिनिमम इंटेंसिटी आ गया।
आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम को अगर डिवाइड कर दोगे तो आई मैक्सिमम का वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रोपोर्शनैलिटी साइन दोनों के लिए सेम होगा तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे ये a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और आई मिनिमम के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो एक इक्वेशन आ गया आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम। ये हमने वेव मोशन के लिए भी किया था, यहाँ पे भी ये वैलिड होगा। पहली चीज तो ये। अब यहाँ पे हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करते हैं। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक और इक्वेशन आएगा इंटेंसिटी के टर्म्स में, मतलब यहाँ तो हमने एम्पलीट्यूड के टर्म्स में देख लिया, ये जो इक्वेशन है आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, ये एम्पलीट्यूड के टर्म्स में देख लिया। अब अगर मान लो मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी का इक्वेशन देखूँ कि इस पॉइंट पर अगर मान लो इसका इंटेंसिटी I1 है, इसका इंटेंसिटी I2 है, तो इसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर IR है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का इक्वेशन हमने देखा था क्या होता है, I1 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 कॉस फाई और प्लस आपका I2 होता है। तो अगर मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूं तो उसमें कॉस फाई का वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये पूरा इक्वेशन आपका आ जाएगा I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ये चीज़ें मैं वेव मोशन में ऑलरेडी कर चुका हूँ। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आई मैक्स का फॉर्मूला ये आ जाता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आई मिनिमम का वैल्यू आ जाएगा रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। और यहाँ से अगर आपको आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का वैल्यू मिलेगा तो वो होगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो एक इक्वेशन आपके पास ये भी है। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का एक इक्वेशन आपको एम्पलीट्यूड के टर्म्स में यहाँ मिल जा रहा है, दोनों इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम स्पेशल केसेस देखते हैं, जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की हम बात करें। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली क्या है कि दोनों की इंटेंसिटी और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम रहता है, मतलब दोनों से जो रे निकलता है, चाहे S1 की बात करो या S2 की बात करो, तो यहाँ पे दोनों से जो आपका इंटेंसिटी निकल रहा है दोनों इंटेंसिटी सेम है, मतलब ये भी I0, ये भी I0, ये भी आपका A0 और ये भी A0। तो देखो हम लोग को पता है कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है, मतलब यहाँ पे भी आपका जो इंटेंसिटी होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, है ना, ये तो हमने पहले से लिख रखा हुआ है। तो अगर इन दोनों की बात करें तो आपका I1 जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, और I2 जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा बताओ, I0 जो होगा, दोनों जो आपका इंडिविजुअल इंटेंसिटी है, I0 विल बी प्रोपोर्शनल टू A0 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों की इंटेंसिटी सेम है, मतलब I1 और I2 दोनों मिलाकर आपका I0 ही है, दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है, A1 इज इक्वल टू A2, ये भी क्या है आपका A0 ही है। अगर मैं अब यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करता हूँ, आई मैक्स की बात करता हूँ, मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो वो क्या हो जाएगा बताओ, दैट विल बी इक्वल टू, यहीं से देख लेते हैं, आई मैक्सिमम अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब I1 और I2 क्या है बताओ, दोनों I0 ही है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो अंडर रूट I0 प्लस अंडर रूट I0 का होल स्क्वायर। सो आई मैक्स विल बी इक्वल टू I0 प्लस I0 क्या हो जाएगा, 2 रूट ऑफ I0 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 I0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पे आएगा दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ I0, यहाँ का 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब जो एक इंडिविजुअल इंटेंसिटी है उससे 4 गुना ज़्यादा इंटेंसिटी हो जाता है अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो, या फिर ब्राइट फ्रिंज बना तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हुआ या फिर इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज, इसको आप बोल सकते हो इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज का जो इंटेंसिटी होता है, ध्यान से सुनना, ब्राइट फ्रिंज का जो इंटेंसिटी होता है वो इंडिविजुअल इंटेंसिटी से 4 गुना ज़्यादा होता है। सी एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है, A0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड जो होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वो 2A0 हो जाएगा। एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ऐड हो जाता है और एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है तो इसलिए इसका स्क्वायर करोगे तो 4A0 स्क्वायर हो जाएगा,
और इसीलिए आपका इंटेंसिटी जो है वो 4 गुना बढ़ जाता है। मतलब ब्राइट फ्रिंज का इंटेंसिटी आपके इंडिविजुअल एक इंटेंसिटी से 4 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है। और आई मिनिमम क्या होगा बताओ, आई मिनिमम विल बी इक्वल टू √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि I1 I2 दोनों सेम है, I नॉट दोनों की इंटेंसिटी सेम है, तो भाई ये आपका आई मिनिमम 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो डार्क फ्रिंज है वहाँ पे कोई इंटेंसिटी कोई लाइट नहीं होगी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ये हम पहले से ही जानते हैं। तो ये केस है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, या फिर आप बोल सकते हो कि ये डार्क फ्रिंज का यहाँ पे कंडीशन है। सो दिस वाज इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरीके से आपका इंटेंसिटी पूरे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के इंटरफेरेंस पैटर्न पे डिस्ट्रीब्यूटेड है आपको समझ में आ जाएगा। अगर आई नॉट इंटेंसिटी का वेव छोड़ते हो तो जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी वहाँ पे 4I0 यानी कि ब्राइट फ्रिंज पे आ जाएगा और डार्क फ्रिंज पे 0 इंटेंसिटी का लाइट आएगा। इन जनरल अगर मान लो दोनों का इंटेंसिटी सेम ना हो तो आप दो फॉर्मूला याद रखोगे तो भी चल जाएगा। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का इंटेंसिटी के टर्म में ये फॉर्मूला हो जाएगा और एम्पलीट्यूड के टर्म में ये फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे भी आप स्क्वायर जो है वो कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारा टॉपिक है कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न। अब इसका मतलब क्या, देखो जब आप इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पे चाहते हो तो आप चाहते हो कि इंटरफेरेंस पैटर्न एकदम क्लियर हो, विजिबल हो और एकदम शार्प हो, ऐसा नहीं कि धुंधला हो कि आपको ब्राइट लाइट दिख नहीं रहा है कहाँ पे। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, जैसे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो वेल डिफाइंड चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि आपको क्लियरली पता है कि कितने जगह पे ब्राइट है, कितने पे डार्क है। ब्राइट डार्क जो है वो इजीली आपको क्लियरली दिख जाए, तो ये आपका वेल डिफाइंड होगा। और यहाँ पे स्टेडी भी आता है, स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, मतलब आपका जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो रुका हुआ हो। वेल डिफाइंड शार्प हो, क्लियरली सब कुछ दिख रहा है ब्राइट डार्क कहाँ पे है और आपको धुंधला नहीं दिख रहा है, और ऊपर से मिक्स नहीं दिख रहा है कि कौन सा ब्राइट कहाँ पे चला गया, डार्क और ब्राइट के बीच में गैप ही नहीं नज़र आ रहा है। डार्क पूरी तरह से डार्क नहीं बल्कि उसमें भी हल्का हल्का सा कलर आपको दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्लियर मतलब क्लियर, डार्क मतलब पूरा डार्क, ब्राइट मतलब पूरा ब्राइट। और उसके अलावा आपका इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो स्टेडी होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए, अपना स्टेबल होना चाहिए। ये कि नहीं आप हिलते जा रहा है, वो ब्राइट का कभी डार्क बन गया, डार्क का कभी ब्राइट बन गया और आपस में चेंजेस हो रहे हैं उसके। इंटरफेरेंस पैटर्न अपने जगह पे स्टेबल नहीं है, स्टडी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपका इंटरफेरेंस पैटर्न स्टडी हो, रुका हुआ हो आराम से और उसमें कोई भी वेरिएशंस ना आ रहा हो, शार्प हो, एकदम क्लियर दिख रहा है, वेल डिफाइंड हो, कहाँ ब्राइट है तो वहीं ब्राइट होगा पूरी तरह से, डार्क पूरी तरह से डार्क होगा। अगर आप एक क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न चाहते हैं तो आपको इन 6 चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो मैं आपको सामने यहाँ पे लिख चुका हूँ। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है, वही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। इन 6 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला, 2 सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट। अब कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, अरे वर्ड कोहेरेंट का मतलब होता है कि जो 2 सोर्सेज ऑफ लाइट S1 और S2 से आप यूज़ कर रहे हो, S1 और S2 से, ये दोनों लाइट जो है ये कोहेरेंट सोर्सेस होने चाहिए। आपके जो दोनों सोर्सेस हैं वो कोहेरेंट सोर्सेस होने चाहिए। कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब होता है कि ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट निकाले, और अगर दोनों, ऑब्वियसली बात है कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ, या पाथ डिफरेंस होगा, तो जो भी फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में आ रहा है वो फेज डिफरेंस आगे जाके ना बदल जाए। नहीं तो पहले पता चला कि फेज डिफरेंस π/2 था, बाद में जाके 3π/2 हो गया, या बाद में जाके फेज डिफरेंस आगे चलते चलते पाई हो गया। इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि जब स्क्रीन पे आएगा तो स्क्रीन पे हमें क्लियर नहीं होगा कि इसका फेज डिफरेंस क्या है और यहाँ पे कौन सा बैंड बनेगा। अगर फेज डिफरेंस बार बार बदलता जा रहा है, कभी आपका π/2 हो रहा है, कभी 3π/2 हो रहा है, या 3π हो रहा है, 5π हो रहा है, या 4π हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि ये वाला पोजीशन कभी ब्राइट बन जाएगा, कभी डार्क बन जाएगा। मतलब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, जितना है उतना ही रहना चाहिए। सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो अगर 2 वेव्स, आपका 2 सोर्सेस, अगर आपका जो 2 वेव्स छोड़ रहा है, अगर उन दोनों सेम फ्रीक्वेंसी का वेव हो और उनके बीच में फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट हो, ना बदले बाद में, तो ऐसे 2 सोर्सेस को हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। और क्लियर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए आपको जो 2 सोर्सेज मिल रहे हैं
वो आपका कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस का दो वेव्स यहाँ पे या दो लाइट वेव्स यहाँ पे इसको एमिट करना चाहिए। समझ गए? सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? देखो मैं दो वेव यहाँ पे बना रहा हूँ आपको, तो एक वेव आपका ऐसे होगा और दूसरा वेव आपका ऐसे होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। एम्पलीट्यूड मतलब मेन पोजीशन से जो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ये एम्पलीट्यूड होता है। तो ये भी इतना ही बड़ा वेव है, ये भी इतना ही बड़ा वेव है, तो एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है। लेकिन आप देखोगे कि इस वेव में साइकिल्स जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहे हैं, वेव जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा है, साइकिल्स अपना कर रहा है कंप्लीट। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ऐसे दो वेव्स को अगर आप सुपर इम्पोज करवा दोगे तो एक का क्रेस्ट आपको ऐसे दिखेगा और दूसरे का वेव जो है आपको ऐसे दिखेगा। तो एग्जैक्टली क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आना या ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट आना ये हम क्लियरली बता नहीं पाएंगे। लेकिन अगर मान लो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब बड़े आराम से एक का क्रेस्ट और ट्रफ को हम कंपेयर कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है। तो क्रेस्ट का क्रेस्ट, ट्रफ का ट्रफ एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, या फिर क्रेस्ट ट्रफ और ट्रफ क्रेस्ट एक दूसरे के ऊपर अगर आता है तो ये एकदम क्लियर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और ये क्लियर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होगी तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव जो है वो क्लियर हो नहीं पाएगा और आपको इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो सही नहीं मिलेगा यहाँ पे। समझ गए? तो हमें जो दो सोर्सेज चाहिए वो कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए। दूसरी बात, टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर। मोनोक्रोमैटिक लाइट, दोनों लाइट्स जो यहाँ से निकल रहे हैं वो क्या होना चाहिए? मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर या फिर आप सिंगल वेवलेंथ का लाइट आपको चाहिए, मतलब वेवलेंथ दोनों का सेम होना चाहिए। अब देखो सिंगल कलर नहीं होगा तो क्या होगा? जैसे मान लो एक का जो वेवलेंथ है, एक आपने रेड कलर का लाइट यूज़ कर लिया और एक आपने ग्रीन कलर का लाइट यूज़ कर लिया। क्या आप समझ लो कि, सॉरी रेड ग्रीन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब दोनों सिंगल कलर के होने चाहिए। या तो दोनों आप रेड यूज़ कर लो या दोनों आप येलो यूज़ कर लो। अगर मान लो आपने दो वाइट लाइट यूज़ किया तो गड़बड़ होगा, क्योंकि वाइट लाइट मोनोक्रोमैटिक नहीं होता है, बल्कि वाइट लाइट में सारे कलर्स होते हैं। तो मान लो आपने मोनोक्रोमैटिक लाइट ना यूज़ करके, सिंगल कलर यूज़ ना करके आपने मल्टीपल कलर्स यानी कि वाइट लाइट यूज़ कर लिया। वाइट लाइट में सारे कलर्स होते हैं, तो आपने एक लाइट यहाँ से भेजा और एक लाइट यहाँ से भेजा। अब ये वाइट लाइट में सारे कलर्स हैं, तो पता चला ये दोनों जब यहाँ पे आ रहे हैं तो एक का रेड एक का ग्रीन मिलके कुछ और ही बना दे रहा है, और यहाँ पे उसके बाद अगले ही पार्ट पे एक का ब्लू और एक का वॉयलेट लाइट मिलके कुछ और ही कलर बना दे रहा है। तो आपको पूरा का पूरा जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो कलरफुल नज़र आएगा अलग अलग कलर की वजह से, क्योंकि अलग अलग कलर मिल के अलग अलग इंटरफेरेंस हो रहा है और ये पूरा का पूरा आपका अलग अलग कलर का पूरा कलरफुल पैटर्न बना देगा। अब इस कलरफुल पैटर्न में हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि डार्क कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि किसी दो कलर की वजह से जिस पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो वहीं पे किसी और दो कलर की वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, तो एक की वजह से गायब हो जाएगा पर दूसरे की वजह से कलर आ जाएगा उसके पास। तो ऐसे तो पूरा कलर से ही भर जाएगा अलग अलग कलर से, तो हमें डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस का तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए आपको अवॉइड करना है पॉलीक्रोमैटिक लाइट, मतलब एक से ज़्यादा कलर वाला लाइट यूज़ नहीं करना है, सिंगल कलर का लाइट यूज़ करना है जिसको हम लोग मोनोक्रोमैटिक लाइट बोलते हैं। यहाँ पे भी मोनोक्रोमैटिक, यहाँ पे भी मोनोक्रोमैटिक। दोनों अगर मान लो येलो लाइट यूज़ कर रहे हो तो ब्राइट में येलो दिखेगा, डार्क में कुछ नहीं दिखेगा। दोनों अगर आप ब्लू कलर का लाइट यूज़ कर रहे हो तो ब्राइट में पूरा ब्लू दिखेगा, डार्क में कुछ नहीं दिखेगा। तो मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज़ करना है। तीसरा, टू लाइट्स शुड हैव सेम एम्पलीट्यूड। अब ये एम्पलीट्यूड तो सेम होना ज़रूरी है, नहीं तो ब्राइट पूरी तरह से ब्राइट नहीं होगा, डार्क पूरी तरह से डार्क नहीं होगा। मान लो अगर सपोज करो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ, ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट आ जाएगा। तो आपका वेव अगर मान लो एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तो वेव्स एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसल आउट नहीं कर पाएंगे और इससे क्या होगा? आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो जहाँ डार्क फ्रिंज बनना चाहिए वहाँ कंप्लीट डार्क नहीं आ पाएगा, नॉट कंप्लीट डार्क, क्योंकि दोनों एम्पलीट्यूड सेम नहीं था, तो एक में दूसरे में से माइनस हो गया और ये A1 माइनस A2 इतना एम्पलीट्यूड रह गया, जिसके वजह से थोड़ी सी लाइट आपके डार्क में भी रह जाएगी। तो ब्राइट रहेगा ब्राइट, डार्क में भी थोड़ा सा लाइट रहेगा, तो हमें क्लियर नहीं दिख पाएगा कि कहाँ से डार्क चालू हो रहा है और कहाँ से ब्राइट चालू हो रहा है। लेकिन अगर मान लो दोनों एम्पलीट्यूड हम इक्वल कर दें और तब अगर मान लो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है इस केस में, तो ये दोनों वे पूरी तरह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे
और तब जो रिजल्टेंट वेव बनेगा तो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डार्क होगा, कंप्लीटली डार्क होगा। तो कंप्लीटली डार्क करने के लिए आपका A1 शुड बी इक्वल टू A2, ठीक है। फोर्थ केस आपका D शुड बी फार लेस देन D, मतलब आपका जो सोर्स होता है, दोनों सोर्सेस है S1 S2, उनके बीच का डिस्टेंस D होता है। इसका वैल्यू मैंने पहले ही बताया था, जो आपका कैपिटल D होता है सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, उससे काफ़ी छोटा होना चाहिए, क्योंकि इस पर आपका फ्रिंज विड्थ का वैल्यू डिपेंड करता है। फ्रिंज विड्थ का वैल्यू लैम्डा D/D होता है। तो अगर आप D छोटा रखोगे, कैपिटल D बड़ा रखोगे, तो आपका जो विड्थ है वो क्लियरली बड़ा दिखेगा आपको। अगर आपने ये बड़ा रख दिया, ये छोटा रख दिया, तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका जो विड्थ है, फ्रिंज विड्थ, वो काफ़ी कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, और सब दुबक के अंदर आ जाएंगे, और आप क्लियरली देख नहीं पाओगे हर एक पैटर्न को, या हर एक फ्रिंजेस को आप देख नहीं पाओगे। तो विड्थ ज़्यादा रखने के लिए ऑब्वियसली बात है, आपको कैपिटल D यानी कि सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस बड़ा रखना पड़ेगा, और आपका जो ये D है वो काफ़ी छोटा रखना पड़ेगा। स्लिट्स शुड बी नैरो। ये जो स्लिट आपको दिख रहा है ना, बहुत ही पतला होना चाहिए। ये नहीं कि एक होल ऐसे मारा, एक होल ऐसे मारा और सामने स्क्रीन रख दिया, इससे इंटरफेरेंस पैटर्न क्लियर नहीं दिखेगा। उसका रीज़न क्या है, हमें सिर्फ 2 सोर्स चाहिए। अब आपने अगर होल बड़ा कर दिया तो होल का हर एक पॉइंट अपने आप में सेकेंडरी सोर्स बन जाएगा, तब तो ऐसे बहुत सारे इंटरफेरेंस पैटर्न आ जाएंगे, अपने आप में ही बना लेगा ये, और आपका पूरा का पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न का जो ये पूरा पैटर्न ही है सिस्टम, वो पूरा बिगड़ जाएगा। इसलिए होल जितना छोटा हो पाए, यानी कि आपका स्लिट जितना नैरो हो, जितना पतला हो, जितना कम साइज का हो, उतना ज़्यादा बेटर। स्लिट शुड बी नैरो। लास्ट केस, वेव्स इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। जो 2 वेव्स आप यूज कर रहे हो S1 और S2 से, दोनों का पोलराइजेशन का स्टेट सेम होना चाहिए। अब देखो, पोलराइजेशन तो हमने देखा था, लेकिन सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है, ये यहाँ समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें आगे की फिजिक्स लगेगी, जो कि आपके सिलेबस में है नहीं फिलहाल, आप आगे हायर स्टडीज़ में पढ़ोगे। इसलिए स्टेटमेंट को बस इतना ही याद रख सकते हो, दैट वेव्स आर इन द वेव्स मस्ट बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। ये आपका 6वां पॉइंट हो गया। अगर ये 6 के 6 पॉइंट्स को आप अच्छे से मेंटेन करते हो इन कंडीशंस को, तो आपको क्लियर, शार्प, वेल डिफाइंड एंड स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा कि अगर आपको स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए, तो पहला ही कंडीशन हमारा क्या था, बताओ? पहला कंडीशन हमारा ये था कि हमें जो सोर्सेस मिलने चाहिए, वो सोर्सेस कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेस होने चाहिए। अब कोहेरेंट सोर्सेस को प्रोड्यूस कैसे किया जाए, क्योंकि अगर आप मान लो 2 अलग अलग सोर्सेस यूज़ करते हो और आप कितना भी इक्वल कर दो, तो वो दोनों का कोहेरेंट होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब आप अगर सपोज करो एक बोर्ड लेते हो, उसमें 2 होल कर दिया आपने, और फिर मान लो यहाँ से लाइट पास किया भी, तो ये जो 2 होल्स हैं ये एग्जैक्टली सेम हो, एक जैसा हो, ऐसा कर पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर एग्जैक्टली सेम और एक जैसे रखोगे तो ही दोनों कोहेरेंट हो पाएंगे, और सेम फ्रीक्वेंसी एमिट करेंगे, और सेम फेज डिफरेंस, मतलब कांस्टेंट फेज डिफरेंस के लाइट को भेज पाएंगे। पर ये काम बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इस चीज़ के लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा किया है जुगाड़। मतलब 2 कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए हमारे पास 2 जुगाड़ है, और वो 2 जुगाड़ में से एक जुगाड़ हमारा ये है, और एक तरीका ये है जिसको बोलते हैं लॉयड्स मिरर। हम लॉयड्स मिरर का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखो किया क्या जाता है, जैसे मान लो आपका सामने स्क्रीन है और ये आपका मिरर है, तो हम पहले तो स्क्रीन पे सीधा सीधा रेज भेजेंगे और उसके बाद फिर मिरर का यूज़ करेंगे। तो मान लो आप कुछ रेज स्क्रीन पर भेज रहे हो, ऐसे ही कुछ इस तरीके से। ये जो नीचे मिरर रखा है ना, ये मिरर की वजह से, जिसको लॉयड्स मिरर कहा जाता है, इस मिरर की वजह से आपको सामने इंटरफेरेंस पैटर्न दिख जाएगा। और ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न आपको दिखता है, इसमें हम यूज़ एक ही सिंगल सोर्स कर रहे हैं। ये जो आपका सोर्स है, ये आपका रियल सोर्स है। यहाँ पे एक्चुअली में एक रियल सोर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक ही सोर्स है यहाँ पे। उसके अलावा दूसरा सोर्स जो होगा वो अपने आप बन जाएगा, वर्चुअल सोर्स बन जाएगा। वर्चुअल सोर्स कैसे बनता है देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सपोज करो यहाँ पे एक रे भेजते हो, कुछ रेस यहाँ से निकलेंगे और आपके स्क्रीन पर पहुँचेंगे। मान लो यहाँ पे एक स्क्रीन पे एक रे पहुँचा। अब देखो बहुत सारे रेस निकल के पहुँचेंगे, लेकिन मैं सिर्फ 3 रेस से आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 ही रेस आपके सामने यहाँ पे जा रहा है,
बल्कि बहुत सारे रेज होंगे, लेकिन हम 3 रेज से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं 3 रेज यहाँ पे पहुँचा रहा हूँ और इसके बेसिस पे हमारा एक्सप्लेनेशन चलेगा। तो एक सेकेंड, 3 रेज मान लो डायरेक्ट चला गया। अब उसके बाद बाकी जो रेज है वो रिफ्लेक्ट होकर जाएंगे यहाँ पे। तो मैं बाकी रेज ले रहा हूँ जो कि रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जैसे मान लो अगर एक रे मैंने यहाँ पे लिया इस तरीके से, ऐसे आया, यहाँ पड़ा, और यहाँ पढ़ने के बाद क्या होगा बताओ, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मिरर है, मिरर से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा और रिफ्लेक्ट होकर मान लो यहाँ पड़ेगा। तो स्क्रीन के इस पॉइंट पे देखो 2 रे आया, एक रे यहाँ से आया और एक रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वहाँ गया। ठीक है, ओके। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं, इस हिसाब से ड्रॉ करना है। चलो ठीक है। अब उसके बाद हम एक काम करेंगे, यहाँ पे दूसरा रे लेते हैं। तो दूसरा रे मान लो यहाँ पे आया और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चला गया, इस पॉइंट पे मिला। अब इस पॉइंट पे भी देखो सारे रेज एक से ही निकल रहे हो, ऐसा नहीं कि कुछ रेज रेड है कुछ रेज ब्लू है, एक ही कलर का रेज है, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं हम लोग। मैं बस आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि ये जो बना रहा हूँ ना मैं, ये येलो कलर वाला ये रिफ्लेक्टेड रेज है, और ब्लू कलर वाला जो डायरेक्ट स्क्रीन पे पड़ रहा है। तो डायरेक्ट स्क्रीन पे पड़ रहा है और ये रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है। और इस पॉइंट पे देखो 2 रेज मिल रहा है, इस पॉइंट पे भी 2 रेज मिले, इस पॉइंट पे भी 2 रेज मिलेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक रे में हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जो कि आपका रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रिफ्लेक्शन के बाद आपको रेज यहाँ पे मिलेंगे और यहाँ पे आपका इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। जैसे मान लो इस रे और यहाँ से नीचे आने वाले रे में अगर मान लो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो आपको ये पॉइंट स्क्रीन पे ब्राइट दिखेगा, अगर डिस्ट्रक्टिव हुआ तो डार्क दिखेगा, और ऐसे ही आपका ब्राइट डार्क पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाता है। समझे? ये होता ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप स्क्रीन से देखोगे तो स्क्रीन से देखो क्या लगता है, एक्चुअली में स्क्रीन से ऐसा लगता है कि ये जो रे है ये रे एक्चुअली में यहाँ से कहीं से आ रहा है, ऐसे स्क्रीन को लगता है, इस पॉइंट से कहीं से तो आ रहा है, ऐसा स्क्रीन को लिखता है। ठीक है, क्योंकि देखो स्क्रीन पे आप मान सकते हो कि ये सीधे रेस कहीं से यहाँ से आ रहा है, और अगर मैं इस रे की बात करूँ तो ये रे ऐसा लगता है यहाँ से कहीं से आ रहा है, और इस रे की बात की जाए तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से कहीं से आ रहा है। तो एक्चुअली में होता क्या है आपका इस पूरे पार्ट में, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बनाने में। आपको ये लाइन एक्चुअली यहाँ से डायरेक्टली लाइन बना देना तो सही रहेगा। एक सेकेंड, यहाँ ये तो कुछ ज़्यादा टेढ़ा हो गया, मुझे लगता है इसको मैं वापस से बना सकता हूँ। इसको यहाँ ड्रॉ कर दो ऐसे, और इसको एडजस्ट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं ऐसे। अरे यार एक सेकेंड, ये अब मेरे हिसाब से परफेक्ट हो गया। तो देखो, तो यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि एक और सोर्स यहाँ पे है, और ये आपका S और ये S डैश, और इसको हम लोग वर्चुअल सोर्स बोल देते हैं, वर्चुअल सोर्स। तो स्क्रीन पे देखने पे ऐसा लगता है, स्क्रीन से अगर आप ध्यान से देखोगे कि कुछ रेज भाई यहाँ से आ रहे हैं और कुछ रेज यहाँ से आ रहे हैं, हालांकि यहाँ पे है नहीं, पर हमें वर्चुअली ऐसा होता है। देखो हमें क्या करना है, हमें तो इंटरफेरेंस से लेना देना है, हमें इन दोनों रेज से इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाता है। तो हम जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि आपका एक सोर्स यहाँ पे रखा हुआ है, एक सोर्स यहाँ पे रखा हुआ है, ये रियल सोर्स है और ये वर्चुअल सोर्स हमें बस फील हो रहा है कि यहाँ से रखा हुआ है, और ये दोनों सोर्स मिलकर आपका इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहा है। और हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों सोर्स जो है वो आपस में, मतलब ये जो आपका S और S डैश है, ये आपस में क्या है, दे आर कोहेरेंट सोर्सेस, S एंड S डैश आर कोहेरेंट सोर्सेस, क्योंकि देखो दोनों जो है एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट छोड़ेगा और उनके बीच का कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी होगा और कुछ भी अलग नहीं होगा, क्योंकि भाई एक्चुअली में क्या है कि सोर्स ही यहाँ पे सिंगल है, उसी में से सारे लाइट निकल रहे हैं। तो जब उसी में से सारे लाइट निकलेंगे तो फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम होगा ही, और फेज डिफरेंस का भी प्रॉब्लम नहीं होगा कांस्टेंट रहने में।
एक ही सोर्स को हमने एक इमेजिनरी सोर्स के रूप में यहाँ पे इमेजिन किया और उससे इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट कर लिया। तो एक रियल सोर्स और ये वर्चुअल सोर्स। तो ये जो मिरर के हेल्प से हमने किया है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको ये लॉयड्स मिरर बोलते हैं। लॉयड ने ये तरीका ढूंढ निकाला था। तो ये लॉयड्स मिरर के से हम क्या कर सकते हैं, दो सोर्स जो कि कोरेंट सोर्सेस है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका है जिसे कहा जाता है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। अब ये फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म देखो क्या होता है, एक बहुत ही वाइड पतला सा एक प्रिज्म होता है जिसमें इसका जो एंगल होता है रिफ्रैक्टिंग एंगल वो बहुत बड़ा होता है, लगभग 180 डिग्री के आसपास होता है। मतलब ये प्रिज्म आपको एकदम लगभग स्ट्रेट दिखेगा। और ये जो दूसरा एंगल उसका होता है वो एकदम 179 डिग्री के आसपास होता है, मतलब करीबन 180 डिग्री हो जाता है। और ये जो आपका ये एंगल है इसका, ये एकदम 1 डिग्री के आसपास या फिर 30 मिनट्स मतलब आधा डिग्री, 1 डिग्री या फिर आधा डिग्री के करीब यहाँ पे रहता है, बहुत ही पतला होता है ऐसे। ये बाइप्रिज्म है। एक्चुअली ये दो प्रिज्म को जोड़ के बनाया जाता है ऐसा प्रिज्म, इसलिए इसको बाइप्रिज्म बोला जाता है। तो ये बाइप्रिज्म आपको यहाँ पे रखना है और यहाँ पे एक सिंगल सोर्स लेके रखना है, सिंगल सोर्स, यही सारे के सारे लाइट बाहर निकालेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर सपोज करो मैं लाइट की बात करूँ तो ये लाइट देखो कैसे निकालेगा। तो मान लो यहाँ से बहुत सारे लाइट्स निकलते हैं, एक लाइट यहाँ निकला, 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 एक लाइट यहाँ निकला। ठीक है, अब ये लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट होगा और रिफ्रैक्ट होने के बाद मान लो यहाँ पहुँचता है। ठीक है, ये भी लाइट रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पे पहुँचता है मान लो। अब ये लाइट रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पहुँचता है, इससे कि यहाँ पहुँचता है। तो ये भी लाइट रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पहुँचेगा कहीं, ये लाइट रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पहुँच जाएगा और ये भी लाइट रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पहुँच जाएगा। अगर आप ये रीजन देखो ध्यान से यहाँ पे तो इस रीजन में आपका सुपरपोजिशन हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है। अब देखो यहाँ पे दो ही पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे ये जो है दोनों रेज मिल रहे हैं, पर क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे 6 ही रेज बनाए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 6 रेज होंगे, तो यहाँ पे तो करोड़ों रेज आएंगे। जब ये करोड़ रेज सारा आगे जाते हैं इस तरीके से, जब ये करोड़ों रेज यहाँ से निकलेंगे तो आपको ऐसे हज़ारों पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे जहाँ पे आपको इंटरफेरेंस दिखेगा। अब आपको स्क्रीन क्या करना है, किसी भी पॉइंट पे रख दो, किसी भी पॉइंट पे स्क्रीन रखोगे तो स्क्रीन पे ऐसे बहुत से पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे आपको 2 रेज मिलते हुए नजर आएंगे और वहाँ पे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाएगा। तो एक ही सोर्स से हमने क्या किया, इंटरफेरेंस पैटर्न बना लिया। लेकिन अगर आपको बताना है कि भाई ये 2 सोर्सेस है तो 2 सोर्सेस कैसे बताओगे, इसमें भी वही काम करना है। इसमें भी आपको क्या करना है, यहाँ पे इमेजिन करना है कि एक्चुअल में हमारे पास 2 सोर्स है और दोनों सोर्सेज वर्चुअल सोर्सेस है। कैसे, जैसे अगर हम सामने से देखेंगे तो हमें ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा फील होगा कि भाई ये जो आपका रे है वो यहाँ से कहीं आ रहा है, ये रे यहाँ से कहीं आ रहा है और ये रे यहाँ से कहीं आ रहा है। ऊपर वाले का थोड़ा हो गया है गड़बड़, लेकिन काम करते हैं और एक्सटेंड कर दें क्या। यहाँ से यहाँ से और यहाँ से कहीं आ रहा है, मान लेते हैं। तो ये जो तीनों का तीनों है किसी एक पॉइंट से ही आ रहा है, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, और ये वो पॉइंट है, इसको सोर्स हम S1 मान लेते हैं। आप क्या करना है, यहाँ पे S1 रखो और ये तीनों रेज यहीं से बना देना स्केल से, इसको डॉटेड कर देना तो आपको सही लगेगा। और वैसे ही अगर आप सपोज करो इन रेज को देखो तो ये रेज भी आपको ये यहाँ से कहीं नज़र आएंगे आते हुए, ये रे यहाँ से कहीं नज़र आएंगे आते हुए और ये यहाँ से कहीं नज़र आएंगे आते हुए। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा S2। अब ये दोनों को दोनों वर्चुअल है, ये भी वर्चुअल है क्योंकि हमको बस नज़र आ रहा है कि यहाँ से आ रहा है, एक्चुअली में तो सारा का सारा रेज यही से निकल रहा है ना, और ये भी वर्चुअल है। तो हम बोलेंगे जो दोनों हमारा वर्चुअल सोर्स है S1 एंड S2 दे आर कोहेरेंट सोर्सेस, और हम ऐसा बोलेंगे कि भाई ये दोनों सोर्सेस है, यहाँ से रेज निकले, स्क्रीन पे गए और स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न बना दिया। और ये इंटरफेरेंस पैटर्न क्लियर होगा
क्योंकि दोनों सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज होंगे, क्योंकि दो सोर्स एक्चुअली में है ही नहीं, बल्कि एक ही सोर्स है और एक ही सोर्स से सारे लाइट निकल रहा है। पर यहाँ पे हम दिखने में दिखा सकते हैं कि हमारे पास दो सोर्सेस है, क्योंकि एक ही सोर्स से डिराइव किया है तो दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, तो आपको कोहेरेंट सोर्स मिल जाएगा, जिससे आपको क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पे दिख जाएगा। समझ गए? तो ये हुआ आपका कोहेरेंट सोर्सेस का केस। और लास्ट वाला केस यहाँ पे एक और चीज आता है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों, और वो होता है ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये इस वीडियो का लास्ट पार्ट होगा, ऑप्टिकल पाथ। ये ऑप्टिकल पाथ क्या होता है समझो। देखो, ऑप्टिकल पाथ का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट। अब इसमें पता नहीं ऑप्टिकल पाथ आपके टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग में क्या उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, वो बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ बस उतना ही लिख देना, जो नीचे वाला पार्ट उसमें दिया हुआ है ना, आप उसी से काम चला लो, उतना ही लिखोगे तो काम चल जाएगा। तो ऑप्टिकल पाथ इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उस डिस्टेंस को हम लोग ऑप्टिकल पाथ बोलेंगे। ये किसी कंपैरिजन में आएगा, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर टाइम हमने फिक्स कर दिया, तो उतने टाइम में अगर वो किसी मीडियम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उतने टाइम हम क्या करेंगे, उसको वैक्यूम में दे देंगे। वैक्यूम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो उसने जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा वैक्यूम में, हम उसी को ऑप्टिकल पाथ बोल देते हैं। ठीक है? तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मीडियम है, इस मीडियम का n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो ये जो भी मीडियम है हमारा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका n है, और ये वैक्यूम है ऊपर। तो हम क्या करते हैं, दो लाइट लेते हैं यहाँ पे, दोनों लाइट को इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम पॉइंट से। अब देखो, अगर मान लो ये मीडियम नहीं होता और दोनों लाइट को तुम छोड़ो, तो दोनों लाइट सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, समझे? लेकिन क्योंकि तुमने मीडियम डाल दिया है तो मीडियम में लाइट स्लो हो जाएगा। तो मान लो मीडियम का जो डिस्टेंस है टोटल d डिस्टेंस है, इसे लिख देते हैं यहाँ पे, इसका d डिस्टेंस है। तो अगर मीडियम में लाइट d डिस्टेंस ट्रैवल करता है और ये लाइट d डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ पे आ जाता है, तब तक वैक्यूम में अब वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, और उसने जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है वैक्यूम में, इसको डी वैक्यूम लिख देता हूँ मैं, यही आपका, ये डी वैक्यूम जो आपको दिख रहा है, यही आपका ऑप्टिकल पाथ होगा। तो मतलब डी वैक्यूम इज नथिंग बट ऑप्टिकल पाथ। वैक्यूम में जो लाइट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑप्टिकल पाथ। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, दोनों को हमने सेम टाइम देके रखा है। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ से लाइट चालू करो, दोनों को सेम टाइम दो, ये इतने टाइम में यहाँ पे आ चुका है और इतने टाइम में वहाँ जा चुका है। तो हमें फॉर्मूला पता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो टाइम तो दोनों के लिए सेम है, तो टाइम टी इज इक्वल टू, अगर मैं वैक्यूम की बात करूँ तो वैक्यूम में उसने क्या डिस्टेंस ट्रैवल किया है, डी वैक्यूम। ठीक है? और स्पीड क्या है, वैक्यूम में हम लाइट का स्पीड c लिखते हैं और c का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, अब टाइम दोनों के लिए सेम होगा तो वही टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला हम मीडियम के लिए भी लगा देंगे। मीडियम में उसने क्या डिस्टेंस कवर किया है, d, अब मान ले तो उसका स्पीड v है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ d क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन मीडियम, ट्रैवल्ड इन मीडियम, और v क्या है, स्पीड इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है? यहां से अगर आप देखोगे तो c को वहां पे भेज दो तो आपको d वैक्यूम का मिल जाएगा वैल्यू c d बाय v, c d बाय v। अब बताओ c बाई v क्या होता है, दिस बी इक्वेशन 1। c बाई v होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बताया था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम n इज इक्वल टू स्पीड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड इन मीडियम। तो c बाई v को आप क्या लिख सकते हो, n लिख सकते हो। तो इक्वेशन 1 बिकम्स d वैक्यूम इज इक्वल टू एन डी। तो ये डी वैक्यूम ही आपका क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल पाथ। तो आपके पास ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला क्या हो गया, एन इंटू डी। तो इसका साफ मतलब है कि अगर मीडियम में, ऑप्टिकल पाथ मतलब
डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन वैक्यूम, तो अगर आपके मीडियम में वो डी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो वैक्यूम में सीधी सीधी बात है वो एन इंटू डी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम का उतना टाइम ज़्यादा डिस्टेंस वो ट्रैवल कर लेगा वैक्यूम में। इससे क्या होता है, इसको हम यहाँ पे x लिख सकते हैं। ऑप्टिकल पाथ को अगर मैं x लिख दूँ, ऑप्टिकल पाथ को अगर मैं लिख देता हूँ x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू डी हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया ऑप्टिकल पाथ का। तो अगर मीडियम में d डिस्टेंस ट्रैवल करता है कोई लाइट, तो वैक्यूम में n इंटू डी उतने ही टाइम में n इंटू डी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मतलब ऑप्टिकल पाथ का वैल्यू n इंटू डी हो जाएगा। इससे होगा क्या कि इन दोनों वेव के बीच में पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अगर ये मीडियम ना होता तो दोनों सेम पाथ ट्रैवल करते हैं, दोनों के बीच में पाथ का डिफरेंस नहीं होता, पाथ डिफरेंस जीरो होता। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे मीडियम आ चुका है तो जिसके वजह से ये स्लो हो गया, फास्ट हो गया, तो अब पाथ कवर करने में डिफरेंस रह जाएगा, मतलब इतना पाथ का डिफरेंस रह जाएगा। तो इस पाथ डिफरेंस को, जो कि एक्चुअली मीडियम रखने की वजह से हुआ है, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया दोनों वेव के बीच में। इस पाथ डिफरेंस को बोला जाता है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस मतलब दोनों वेव के बीच का या दोनों लाइट वेव के बीच का जो पाथ डिफरेंस है, एक मीडियम वाला और दूसरा वैक्यूम वाला, उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वही पाथ डिफरेंस हमको लेना है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। तो ये पाथ डिफरेंस क्या होगा बताओ, दोनों का पाथ का डिफरेंस ले लो। जैसे मान लो अगर इसने डी डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो इसने एन इंटू डी डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर सपोज करो वैक्यूम में एन इंटू डी डिस्टेंस ट्रैवल किया है, मीडियम में डी डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है, तो ये आपका वैक्यूम है और ये आपका मीडियम है। तो पाथ डिफरेंस के लिए क्या करोगे, दोनों का जो भी डिस्टेंस है उसको माइनस कर दो, एन डी माइनस डी, तो इतना डिफरेंस हो जाएगा दोनों के पाथ में, इतना गैप है दोनों के पाथ में। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एन डी कॉमन ले लोगे तो एन माइनस वन अंदर बचेगा, एन माइनस वन इंटू डी, इतना पाथ डिफरेंस दोनों वेव में क्रिएट हो चुका है। अगर बीच में मीडियम आ जाए, दो लाइट जा रहा है मान लो, और किसी एक के पास अगर कोई मीडियम आ जाए डी डिस्टेंस का, तो डी डिस्टेंस का मीडियम आने के बाद दोनों के बीच में इतना पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। समझ गए ये बात? अच्छा, इसको जब तुम अप्लाई करोगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, जैसे मान लो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे दो सोर्सेस है S1 और S2, और आपको सामने स्क्रीन पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न दे रहा है। तो इस इंटरफेरेंस पैटर्न में देखो होगा क्या कि अगर सपोज करो आपने क्या किया, एक स्लिट के सामने एक ऐसा इस तरीके से कोई शीट रख दिया, एक स्लिट के सामने एक शीट रख दिया, इस स्लिट का जो थिकनेस है वो T है, तो अब होगा क्या कि इन दोनों वेव के बीच में जो भी पाथ डिफरेंस होगा, उस पाथ डिफरेंस के अलावा इस मीडियम के वजह से भी पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर अब यहाँ पे से दोनों वेव निकलते हैं और इनका जो भी पाथ डिफरेंस होता है, उस पाथ डिफरेंस के अलावा एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ये मीडियम भी क्रिएट कर देगा, और मीडियम जो पाथ डिफरेंस क्रिएट करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, जिसका वैल्यू होता है n माइनस वन इंटू टी। तो ये जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस ये क्रिएट करेगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो डेल्टा एक्स क्रिएट कर देगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ, दैट विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला यही है n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, n माइनस वन इंटू, अभी इस मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो t डिस्टेंस, तो n माइनस वन इंटू टी, इतना पाथ डिफरेंस यहाँ पे ये शीट जो भी आप ब्लॉक डाल रहे हो किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, तो ये इतना पाथ डिफरेंस दोनों के बीच में क्रिएट कर देगा एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये दोनों वेव जहाँ पे भी मिलके कुछ बना रहे थे अब वो कुछ और बनाएंगे, क्योंकि पाथ डिफरेंस तुमने चेंज कर दिया है। इससे होता क्या है कि आपका पूरा का पूरा जो इंटरफेरेंस पैटर्न जहाँ जहाँ था, अब वहाँ पे फ्रिंजेस बदल जाएंगे और सारा का सारा इंटरफेरेंस पैटर्न जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा। इंटरफेरेंस, इस पाथ डिफरेंस की वजह से, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट, क्योंकि अब क्या होगा ना, पोजीशंस बदल जाएंगे, जहाँ ब्राइट बन रहा था हो सकता है अब डार्क बने, जहाँ डार्क बन रहा था वहाँ हो सकता है ब्राइट बने, और इस हिसाब से आपका पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट हो जाता है। अगर आपने इसको ऊपर रखा है तो इंटरफेरेंस पैटर्न ऊपर शिफ्ट होगा, इसको नीचे वाले स्लिट में रखा है तो इंटरफेरेंस पैटर्न नीचे शिफ्ट हो जाता है। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्रिएट करने की वजह से जो ये शीट कर रहा है, ये शिफ्टिंग होता है आपका इंटरफेरेंस पैटर्न का।
सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑप्टिकल पाथ या फिर आपका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ठीक है।